वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन ग्रेड 12 बायोलॉजी का। तो आज हम करेंगे बचा हुआ पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। याद रखो केस स्टडी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल मिला के 8 मार्क का, एकदम सही सुना, 8 मार्क का आने वाला है तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, जो रहेगा सेक्शन डी के नाम से, क्योंकि 2 केसेस आएंगे और दोनों केसेस में कोई चॉइस नहीं है, दोनों केसेस सॉल्व करने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इंटरनल चॉइसिंग रहेगी, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे पर केस, उसमें से कोई 4 करने रहेंगे, पर केस तो करना ही पड़ेगा। वापस बता दूं, केस अनसीन पैसेज नहीं है। केस अपनी कुछ अलग चीज बताएगा, कुछ पैरा बताएगा, कुछ रेफरेंस बताएगा, कोई डायग्राम बताएगा, कोई मैच फॉलोइंग कोई टेबल बताएगा। अब उससे रिलेटेड तो वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो उनको पूछना है, या बहुत बार तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। याद रखो, जो अभी अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर में आया है, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है सीबीएसई द्वारा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस थे, उसमें सीबीएसई वालों ने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो गलत छापा। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं था, जानबूझ के उन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए क्वेश्चन का डायग्राम गलत छाप दिया और क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेक्ट पूछा। अब अगर तुमने ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया होगा वो डायग्राम, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो अब का सीबीएसई पैटर्न हो रहा है चेंज, अपडेट हो रहा है, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है पूछना। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, और इसी स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है, मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, बहुत सारी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि ओलंपियाड्स की तैयारी हो गई, फिर उसके बाद सीयूईटी, नीट, आईआईटी, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिन की पोस्ट के लिए या बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कराता है। तो चलो इसी नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 यानी कि केस नंबर 6 से डिस्कशन करने जा रहे हैं। वापस कंफ्यूज मत होना, बोलोगे मैम क्वेश्चन नंबर 6 से क्यों कर रहे हैं, बाकी के बचे हुए 1 to 5 कहां गए? तो याद रखो, हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इन केस तुमने मिस आउट कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक, चलो तो वापस केस जब बेस स्टडी क्वेश्चन पढ़ते हैं या नॉर्मल में भी जब कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या तरीका लगाते हैं, कीवर्ड को करते हैं अंडरलाइन, 1 से 2 मिनट का पॉज लेते हैं, रिवाइज करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ जाता है सब बोल देते हैं, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि बहुत बार जब तुम केस पढ़ोगे, उससे रिलेटेड जो भी कुछ रिवाइज करोगे, पता चला जो तुमने रिवाइज किया है ना वही क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए। वापस ये प्रैक्टिस हमें एंड ऑफ द डे तक करनी है। ठीक है, अब इससे ये होगा कि तुम्हारी जो रिवीजन की स्पीड है वो इतनी बढ़ जाएगी कि जब तुम बोर्ड में जाके एग्जाम दोगे, जब तुम्हारे मेन एग्जाम का डे रहेगा, डी डे रहेगा, तो जब तुम एक लाइन ही पढ़ोगे ना, तुम्हारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सारी चीजें फटाफट उसको रिवाइंड करता रहेगा। तो तुम्हें ऐसे जो अभी हम जो 1 से 2 मिनट का पॉज ले रहे हैं वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, और फिर होगा क्या कि तुम्हारा ये चलता है, एकदम कनेक्ट करते जाओगे, अच्छा ये दिया है मतलब ये पूछ सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी मतलब ये पूछ सकते हैं, और जब तुम यकीन मानो जब क्वेश्चन देखोगे तो जो तुम सोच रहे थे वही क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम होके आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का केस नंबर 6। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। वापस मैंने डिजाइन अगेन केस सारे उसी अकॉर्डिंगली जैसे सीबीएसई पूछ रहा है, पर हम फिलहाल पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वापस प्री बोर्ड्स तक मैं ये सजेस्ट करूंगी कि प्री बोर्ड्स में भी तुम पूरे 5 सॉल्व करके आ जाओ। ठीक है, उससे प्रैक्टिस अच्छी होती है, बाकी कुछ नहीं, मेन एग्जाम में तो तुमको करना ही है, 5 में से कोई 4 सॉल्व करने, और वापस वही 4 सॉल्व करना जो तुम्हारी दी बेस्ट हो। ठीक है, अब बोलोगे मैम 3 तो दी बेस्ट है, 1 का डाउट है, फिर मेरा सजेशन मानो 5 सॉल्व करके आ जाओ। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 6। अब देख सकते हो उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, टॉप पे हार्मोन लिखा है, उसका सोर्स लिखा है, मतलब कहां से वो हार्मोन रिलीज हो रहा है, और उसका फंक्शन लिखा है कि वो क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले हार्मोन देखो तो लिखा है ऑक्सीटोसिन। तो हमें ये तो पता है कि वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन है, 2 काम कर रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है इजेक्शन ऑफ मिल्क, तो ये बोला मैम पर हमने तो पढ़ा था कि यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है।
हाँ तुमने ये पढ़ा जरूर था, पर फिलहाल जो ये दिया है अपन को वही कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, फिर बोलोगे मैम फिर वो कहाँ से निकलता है। अब तुम्हारी बुक में ये कैच है कि उन्होंने सिर्फ इतना मेंशन कर दिया कि ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन प्रेगनेंसी हार्मोन है जो रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसमें से एक का काम होता है यूट्राइन की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, और एक जो रिलैक्सिन है वो काम करता है कि पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक। उन्होंने सोर्स के बारे में मेंशन फिलहाल 12th की बुक में नहीं किया है, बट उन्होंने वो सोर्स मेंशन किया है एनसीईआरटी में ही 11th की बुक में आखिरी वाला चैप्टर 22 एंडोक्राइन सिस्टम। तो वहां पे उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि उसका सोर्स क्या है, पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो चाहो तो वापस अपनी बुक उठाओ, पन्ने पलटाओ, अंडरलाइन करो या फिर लिख लो अभी के अभी, ठीक। चलो तो ये तो क्लियर हो गया। अब उन्होंने बोला है एक्स हार्मोन का नाम बताओ जो कहां से निकल रहा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमें पता है पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन निकलते हैं, वो भी एंटीरियर से, कौन से, एफएसएच और एलएच, ठीक है। देख लेते हैं, अब डिसाइड कर लेते हैं दोनों में से कौन सा फिट होगा। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एबीपी फ्रॉम सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के ऊपर कौन एक्ट करता है, सर्टोली सेल बोलो या स्पर्मेटोगोनियम बोलो, तो ये अपनी कहानी किसके बारे में बता रहा है, एफएसएच के बारे में बता रहा है, ठीक। अगर एलएच होता तो एलएच अगर होता तो सर्टोली सेल्स की जगह पे ये लिखता कि स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बोला वो तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ सर्टोली सेल लिखा है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये एक्स क्या है, एफएसएच। हुआ क्लियर। चलो अब वापस वो हार्मोन पूछ रहे हैं, सोर्स पूछ रहे हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा से तो भैया 5 हार्मोन निकलते हैं, अब इसमें से कौन सा है अपन को फिट करके देखना पड़ेगा। चलो वो बोल रहा है मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। तो ऐसा हार्मोन का नाम बताना है जो क्या मेंटेन कर रहा है कॉर्पस लूटियम को ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करे। अब बोलोगे मैम इसमें तो बहुत कुछ फंस सकता है। चलो इन केस तुम्हें याद नहीं आ रहा तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारे होल्ड करके रखो, ठीक। अभी के लिए आगे मूव कर जाओ, क्योंकि ये कौन सा वाला फिट होगा ये वापस डिपेंड करेगा अपने पास ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, ठीक है। चलो रिलैक्सिन देख लो, ओवरी देख लो, ठीक है। अब वो पूछे क्या करेगा, तो रिलैक्सिन का भी काम हमने अभी तो जब ऑक्सीटोसिन डिस्कस किया रिलैक्सिन भी बोल दिया। पेल्विक मसल्स को क्या करना, रिलैक्स करना। अब देखो उसी के बेस्ड पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हार्मोन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो एक्स तो हमने अभी बात की क्या है, एफएसएच, इतना तो क्लियर है। अब बोलोगे मैम दूसरा वाला तो थोड़ा डाउट है, होल्ड करो अपन डिडक्शन मेथड लगाएंगे, ठीक है। इन केस तुम भूल के देखो डायरेक्ट आता है तो फटाफट अपन ने मार्क कर लिया, पर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इन केस तुम्हारे एक पोर्शन भूल गए तो क्या करोगे, डिडक्शन मेथड लगाओगे, ठीक। तो एक्स है तुम्हारा एफएसएच, अब लगा लो जरा डिडक्शन मेथड। पहला वाला एक्स होना चाहिए एफएसएच, टेस्टोस्टेरॉन नहीं, हटा दो। उसके बाद एलएच एचपीएल हटा दो, एफएसएच हाँ, और आईएसएच और एचसीजी हटा दो। तो देखो तुमको सेकेंड का ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, फिर भी एचसीजी स्टैंड फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक। चलो आगे मूव करते हैं। तो फिर करेक्ट आंसर क्या हुआ, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग एफएसएच एंड एचसीजी, एचसीजी है ना, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देखो सिंपल सा लॉजिक है। अब बोलोगे मैम पर प्लासेंटा से तो बहुत सारे हार्मोन निकलते तो हैं, पर यहाँ देखो ना क्या लिखा है कि क्या कर रहा है, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग तुम हार्मोन सेट करोगे, ठीक। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। W इन द गिवन टेबल इज, W भैया क्या है, W देखो जरा, ये तो अभी बोला पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, तो ये तो ज्यादा ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, सीधे सीधे देख लो कहाँ लिखा है, हाइपोथैलेमस नहीं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, प्लेसेंटा नहीं, ओवरी नहीं। हुआ क्लियर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर Z। अब Z अभी डिस्कस किया था अपन ने, कहाँ गया Z, ये वाला। चलो अब इसमें से अपन को बेस्ट चूज करना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर Z, डायलेशन ऑफ यूट्राइन सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर पेन। हाँ तो बोल सकते हैं तो पेल्विक एरिया में कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। सर्विक्स की बात की है, यूट्राइन मसल्स के बारे में बात नहीं की है, तो ठीक है इसको कंसिडर फिलहाल कर सकते हैं, तो इसको रख लो। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं, रिलैक्सिन का काम ही है बेबी को, भैया प्रेगनेंसी हार्मोन या पार्चुरेशन हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेबी को रिलीज पार्चुरेशन में हेल्प करवा रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं। सपोर्ट द फीटल ग्रोथ एंड प्रिवेंट डेसिकेशन, नहीं। फॉर्म्स प्रोटेक्टिव प्लग इन सर्विक्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं। तो इन चारों में से सबसे करेक्ट कौन सा फिट हो रहा है, ए। तो अपना आंसर क्या आया, डायलेशन ऑफ यूट्राइन सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर।
चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रिलैक्सिन इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। याद करो मैंने बताया था प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन है, ट्रायंगुलर पैडेड स्ट्रक्चर है जिसको माउंट ऑफ वीनस भी बोलते हैं। ये अलग बात है तुम्हारी बुक में नहीं लिखा है, हाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस जरूर लिखा भी हुआ है, लेबल भी किया हुआ है साथ में। तो क्या करता है रिलैक्सिन, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि क्या हो सके, बेबी बाहर आने में हेल्प हो सके या पार्चुरेशन हो सके। जैसे कैसे करता है देखो, बाय हेल्प कर रहा है टू डायलेट द यूट्राइन सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर पेन। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Which set of hormones is secreted only है अपना कीवर्ड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो याद करो होते तो बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, है ना, पर कुछ हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही सीक्रेट होते हैं, वही तो पूछा है उन्होंने। तो अब यहाँ पे तुम कर सकते हो क्या, डिडक्शन मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको हम शॉर्टकट में SCG बोलते हैं। देखो नाम ही है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो हाँ भैया ये तो नाम ही बता रहा है कि मैं कब निकलता हूं, जब कोरियन लेयर बनती है। कब बनती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये तो यहाँ फिट हो रहा है। दूसरा रिलैक्सिन, बाकी टाइम पे क्यों निकलेगा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन का पर्पस क्या है, पार्चुरेशन करवाना। तो पार्चुरेशन कब होगा, एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो रिलैक्सिंग तो तभी निकलेगा, ठीक, रिलैक्सिन, ठीक है। एंड ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, मतलब प्लासेंटा एंड देन लैक्टोजन, ये भी कब निकलेगा, ये भी देखो लैक्टोजन क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम नहीं हार्मोन है, ठीक। अब मिल्क कब चाहिए, प्रेगनेंसी के बाद नरिशमेंट के लिए। और प्लासेंटा बनता ही कब है, जल्दी याद करो, प्लासेंटा बनता है जब प्रेग्नेंट या इम्प्लांटेशन होता है। वही कहानी, ब्लास्टोसिस्ट आया जो उसकी बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, उसी ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किया, एम्बेड हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं एक इंटर डिजिटाइजेशन हो गया, और जो फिर थिक लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ उसी को तो प्लासेंटा बोलते हैं। तो वो कब होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, बस हो गया। अब बोलो कि नहीं मैम, फिर भी दिल है कि मानता नहीं, चलो बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन, देखो मैंने क्या बोला था, डिडक्शन मेथड लगाएंगे। ईस्ट्रोजन तो बाकी टाइम पे भी तो रिलीज होता है, जब FSH रिलीज होता है उसी टाइम पे ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। याद करो, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गए, तो ऐसे ऑप्शन जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लिखा हुआ मिल गया, हटा दो उनको, क्योंकि उन्होंने पूछा है वर्ड ओनली, तो सिंस ईस्ट्रोजन लिखा है, बाकी तो दोनों ठीक है, तो हटाओ इसे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ठीक, प्रोजेस्टेरॉन वर्ड गड़बड़ हो गया, हटाओ इसे। कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, ठीक, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक, पर वापस कहानी कहाँ आ गई, ईस्ट्रोजन, तो तुमने लगाया डिडक्शन मेथड। इन केस तुम ये हार्मोन भूल गए, ठीक है, अब बोलोगे मैम पर कहाँ लिखे ये हार्मोन, वापस बता दो, जरा बुक ओपन करो। इस चैप्टर का जो आखिरी वाला पेज है जहां पे प्लासेंटा के बारे में, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताया गया, वहां प्लासेंटा के बारे में मेंशन है और बताया भी गया कि प्लासेंटा से कितने हार्मोन निकल रहे हैं, और उसी के आसपास बाकी के रिलैक्सिन के बारे में भी मेंशन किया गया, ऑक्सीटोसिन के बारे में भी मेंशन किया गया। तो प्लीज वो पेज जाके पढ़ लो, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है, 2 मार्कर में हमेशा पूछते हैं, कुछ ना कुछ करके बहाना करके वो प्लासेंटा पूछ लेंगे। प्लासेंटा जैसे ही पूछेंगे वो पूछेंगे बताओ कौन से हार्मोन निकलते, कितने हार्मोन निकलते, सबके फंक्शंस क्या है, और फिर साथ में एक एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन पे एक फ्री क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। और अब तो MCQ भी है, तो MCQ में आने के चांसेस ज्यादा है, या फिर असर्शन रीजन में भी आने के चांसेस ज्यादा, ठीक है। और कुछ नहीं मिला तो केस स्टडी तो है ही उनको, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। तो वापस हमने क्या मेथड लगाया, डिडक्शन मेथड लगाया, कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो नॉर्मल में लिखते हैं, पूछा है ओनली, तो जहां जहां ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लिखा है हटा दो, ठीक। चलो तो करेक्ट आंसर है ए। तो HBL, HCG एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 पे। असर्शन रीजन, तरीका वही, अंदाज वही पुराना है ना। कैसे, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर हमको ठीक लगा, अगर लगा कि गड़बड़ है तो आंसर क्या आगे अपना डी, अगर सही लगा तो लगाएंगे वर्ड बिकॉज, और फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आगे जब पढ़ेंगे अगर लगा कि जो बिकॉज बोलने के बाद हम अपना रीजन बोलेंगे, अपना रीजन अगर यहाँ इस रीजन के साथ मैच कर गया तो आंसर क्या आया, ए आया। अगर आंसर जो हमने बोला है वो यहाँ पे मैच नहीं किया तो फिर आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है, पर वो भी सही था। अब जो हमने बोला है वो तो ठीक है, पर रीजन में कुछ और ही लिखा है, एकदम कोई बकवास की जा रहा है, ऐसा लग रहा है तो सब गलत लिखा हुआ है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, सी। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ और क्वेश्चन के साथ।
असर्शन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच, जल्दी बताओ, आगे नहीं पढ़ रही, क्या करता है एफएसएच, जल्दी बताओ, कहां से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। मैम करता क्या है, अरे फॉलिकल को स्टिमुलेट कराने का काम करता है। ठीक, अगर मैं फीमेल्स में बात करूं तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन, ग्राफियन से मेच्योर ग्राफियन, ये सारा काम कौन करा रहा है, एफएसएच। मेल्स में बात करूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है, याद करो हम पढ़ चुके, साथ में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सर्टोली सेल्स को भी हेल्प करो स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस को। दो जगह काम कर रहा है, स्पर्मेटोगोनियम पे यानी कि स्पर्म मदर सेल पे और सर्टोली सेल पे। ठीक, अब पढ़ लेते हैं आगे का क्वेश्चन। कंट्रोल द मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल सही, ये तो स्टेटमेंट ठीक है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन अपना कट गया। क्यों ठीक है, क्योंकि जो अभी बोला कैसे कराता है, क्योंकि वो कैसे, क्योंकि नहीं, बिकॉज ही वर्ड लगाएंगे, बिकॉज मेंटेनेंस एंड फंक्शन कैसे करा रहा है, बाय कंट्रोलिंग या मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनियम। तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए रीजन में कि कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक, चलो देख लेते हैं। एफएसएच एक्ट डायरेक्टली ऑन स्पर्मेटोगोनिया टू स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन, ये सही है, अभी जो अपन ने बोला वो सही है, पर सर्टोली सेल्स कौन में बताएगा, इनकम्प्लीट। याद करो मैंने बताया था कि अगर कोई ऑप्शन में पूरा सेंटेंस है, सपोज एक बड़ा सा सेंटेंस है, उसमें से आधी चीजें सही लिखी है, आधी चीजें गड़बड़ लिखी, प्लीज उस पूरे ऑप्शन को गलत मान के कंसिडर करो। ठीक, सिमिलरली अगर कोई सेंटेंस, सपोज स्पेसिफिकली असर्शन रीजन के क्वेश्चन, आधा इंफॉर्मेशन दी हुई है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आधी इंफॉर्मेशन तो दी है पर वो सही है, पर पूरी कौन देगा। इसका करेक्ट लॉजिक क्या था कि स्पर्मेटोगोनियम को तो कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, पर साथ में सर्टोली सेल्स को भी करता है, ये भी मेंशन होना चाहिए था, जो यहां मेंशन नहीं है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये सही लॉजिक नहीं हुआ, तो सही लॉजिक नहीं हुआ, पर ये सेंटेंस सही है, इसलिए अपना आंसर आ गया बी। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे मूव करते हैं आज के 7th पैसेज पे, यानी कि आज का तीसरा केस, पर वैसे अपने सीक्वेंस में तो 7th केस। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पीनस इनटू द वजाइना, हाँ ठीक है, पता है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली फ्यूज विद ओवम इन द एम्पुलर रीजन, एम्पुलर रीजन किसका, जल्दी बताओ, ओविडक्ट का या फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, जहां कौन वेट कर रहा है, ओवम वेट कर रहा है। कहां से रिलीज हुआ था, ओवरी से रिलीज हुआ था। किसने कैच किया था, फिम्ब्रिया ने कैच किया था। फिम्ब्रिया किसका पार्ट है, इनफंडिबुलम का ट्रायंगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला पार्ट को हम फिम्ब्रिया बोलते हैं, और इनफंडिबुलम पार्ट है, और उसके बाद जैसे एम्पुला आता है ना, जहां पे वो वेट कर रहा है। ठीक, रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, जल्दी बताओ फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, जो स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन में जो एंटीरियर पोर्शन है, वहां पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, तो वहां से, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, वहां से एंजाइम्स निकलते हैं जो ओवम की सबसे बाहर वाली लेयर तो कोरोना रेडिएट है, उसके अंदर वाली जो लेयर है जोना पेल्यूसिडा, उसको ब्रेक करता है, अंदर आता है। जैसे ही अंदर आ जाता है, बाहर वाली लेयर में फिजिकल चेंजेस होते हैं ताकि वो बाकी स्पर्म्स को एंट्री या पॉलीस्पर्मी को रोक सके, और अंदर चेंजेस आते हैं, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ये सब होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte का मियोसिस हुआ कंप्लीट, रिजल्टिंग इनटू ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। याद आया? चलो पढ़ लेते हैं आगे। रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, हाँ ठीक है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद दैट ऑफ ओवम टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, हाँ बिल्कुल सही। फिर जाइगोट का क्लीवेज होता है 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। ठीक, सब याद आ गया। चलो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या बोल रहा है, इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट स्पर्म आर मेड केपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग, दिस फिनोमेना ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इज कॉल्ड। हाँ, अब ये जो है ये तुम्हारी बुक में दिया नहीं है, सो मैं सजेस्ट करूंगी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो इसको हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। ठीक है, कि जिस कैपेबिलिटी के कारण जो स्पर्म का एक्टिवेशन किया जाता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन करा सके, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। ठीक है, तो सिंस दिया नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ले लो, क्योंकि वही बात है ना, रेफरेंस बुक में दिया रहता है किसी किसी जगह, उसके बाद एग्जाम्पलर्स में कहीं कहीं मेंशन रहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिंस इनडायरेक्टली मेंशन है तो अपन को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देख लेते इसका एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, कहीं बुक में ही लिख लो कहीं। द सिक्रेशन ऑफ फीमेल genital tract remove coating substance deposited on the surface of the sperm. This phenomena of sperm activation is called capacitation. हुआ क्लियर? आगे
क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल इवेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो देखो ये सीक्वेंस वाले आ गए। मैंने कहा था कि अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसका सीक्वेंस है ना, उसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस काइंड में इस तरीके से वो पूछ सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रक्चर है आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, तो वो भी पूछा जा सकता है, तो वो भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब पहले एक एक हम ऑप्शंस देखेंगे, फिर अपने दिमाग में सेट करना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग वापस डिडक्शन मेथड यहां भी लगाई जा सकती है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इवेंट्स कौन से, जरा अंडरलाइन करो, फर्टिलाइजेशन के। अच्छा, मतलब सबसे आखिरी में जाइगोट का फॉर्मेशन तो फिक्स हो गया, अपने दिमाग में देख लेते पहले ऑप्शन क्या दिए। फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन टू रिसीव स्पर्म, तो रिसीव स्पर्म तो पहले आएगा, इतना क्लियर है। रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन फ्रॉम एक्रोसोम, तो ये फर्टिलाइजेशन के पहले आएगा। मिक्सिंग अप ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम, तो एस तो भैया सबसे आखिरी में, इतना तो फिक्स हो गया, क्योंकि रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट होता है। जाइगोट में होता है कि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते, तो एस तो सबसे आखिरी में। अब लगा लो तुम अपना डिडक्शन मेथड, एस आखिरी में कहा है 2 जगह, तो ये तो 2 ऑप्शन अपने कट गए। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा अपन को स्मार्ट वर्क सीखना है, दोनों में पहला ऑप्शन तो आर है, मतलब सबसे पहली कहानी कहां से शुरू है, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन फ्रॉम एक्रोसोम। एक्रोसोम जैसे ही निकला, ठीक है, अब क्या हुआ, अंदर रिलीज हुआ, अब बाकी का बचा हुआ स्पर्म। अब देखो एक्रोसोम निकला, यानी कि जोना पेल्यूसिडा लेयर टूट गई। जैसे ही टूटती है क्या होता है, कंप्लीट जो सेकेंडरी oocyte का मियोसिस होता है कंप्लीट। याद करो, हम पढ़ चुके, लाइन स्पेसिफिक पढ़ चुके हैं, बहुत बार मैं बता चुकी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, और लिखा है अपना एक ऑप्शन बच गया है, वो है रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन फ्रॉम, ये तो हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन टू रिसीव स्पर्म। ठीक है, अब देखो जैसे ही स्पर्म लाइसिन रिलीज हुआ एक्रोसोम से, क्या हुआ, जैसे ही एक्रोसोम से हार्मोन रिलीज हुआ, उसने ट्रिगर कर दिया कि भैया अपनी मियोसिस के, ट्रिगर कर दिया किसको, जो सेकेंडरी oocyte है उसको ट्रिगर किया, अपनी मियोसिस कंप्लीट करो, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बनाओ। मतलब इतना क्लियर हो गया कि आर के बाद क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। क्यों, फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, यहां पे उसका मियोसिस जैसे ही हुआ खत्म, अब उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, क्योंकि इसके बाद अब होगा कि अब फ्यूजन होगा दोनों न्यूक्लियाई का, पर उसके पहले वो तैयार हो चुका है, तो वो तैयारी का ये सेंटेंस है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन टू रिसीव स्पर्म। हुआ क्लियर, देखो समझो बात को, बाहर वाली लेयर एक्रोसोम सिर्फ टिप पे है ना, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ही उसने उस लेयर को ब्रेक किया, अंदर ट्रिगर मिला, ओके मियोसिस कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट हुआ, सेकेंड पोलर बॉडी ओवम तैयार, अभी भी बाकी का स्पर्म बाहर ही है, और वो ट्रैवल करके अंदर गया, कोन बना, रिसीव हुआ स्पर्म, स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस है वो रिलीज हुआ, ओवम के अंदर न्यूक्लियस है, अब वो तो एंटर ही कर गया अंदर, और दोनों न्यूक्लियस का हो गया फ्यूजन। हुआ क्लियर, तो इसमें से सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला आंसर कौन सा है, आंसर डी। ठीक, चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन, तरीका वही, चलो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, एकदम सही, ये तो बात एकदम सही है, तो अपना ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। क्यों एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करता है एक्रोसोम की मदद से, तो क्या होता है, जो पीछे कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो क्या करता है, पॉलीस्पर्मी को रोकता है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस के कारण एक फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से बाहर के अब जो जितने भी स्पर्म्स बच गए वो और एंटर नहीं कर सकते। ठीक, देख लेते हैं। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म टू एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बात तो सही है, पर ये कौन बोलेगा कि फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो आंसर क्या हुआ अपना बी। हुआ क्लियर इतना, तो देखो हमने जो बोला तरीका वही है, जैसे ये पढ़ो, करंट लगाओ,
लगाओ वर्ड, बिकॉज क्यों पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी नहीं होती क्योंकि जैसे ही एक्रोसोम एंटर करता है तो क्या होता है, पीछे से लेयर में चेंज आ जाता है। कैसे चेंज आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं जो फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है कि फर्दर और स्पर्म को एंट्री करने नहीं देता। ये लिखा हुआ होना चाहिए था रीजन में, जो लिखा हुआ नहीं है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ए नहीं है अपना आंसर। फिर हमने रीजन पढ़ा, तो रीजन में लिखा था कि जो एक्रोसोम है वो हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करवाने में ओवम के साइटोप्लाज्म में, कौन सी लेयर को ब्रेक करके, जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को ब्रेक करके अंदर हेल्प करता है। तो ये भी बात सही है, पर ये तो पूछा ही नहीं है। उनको यहाँ रीजन क्या लिखना चाहिए था कि फिजिकल चेंजेस आते हैं जो फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, जो पॉलीस्पर्मी को रोकता है, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए था, जो लिखा नहीं है। पर ये लिखा है वो इटसेल्फ एक स्टेटमेंट सही है पर करेक्ट लॉजिक नहीं है, तो आंसर क्या है अपना बी। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे मूव करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द सेकेंडरी oocyte इंड्यूसेस डीपोलराइजेशन ऑफ द oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डीपोलराइजेशन प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी एंड इंश्योर मोनोस्पर्मी। अब तुम्हारी बुक में डीपोलराइजेशन वर्ड नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है फिजिकल चेंजेस लेके आता है, फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो देख ले क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन? भैया फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है? क्या करना, एक हैप्लॉइड जो ओवम था, हैप्लॉइड जो स्पर्म था, दोनों फ्यूज होंगे, क्या बनेगा वापस, डिप्लॉइड जाइगोट, क्योंकि वापस इंसान को पैदा करना है, एलियन को नहीं, इसलिए तो फर्टिलाइजेशन हो रहा था, क्या, ताकि रिस्टोर हो सके नंबर, अगली जनरेशन कंटिन्यू हो सके, और उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा और क्लीवेज स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक, चलो देख लेते हैं अब अपन को क्या करना है, मोस्ट करेक्ट आंसर या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है। It restores haploid number of chromosome. Haploid number of chromosome को रिस्टोर करेगा नहीं, यहाँ पे अगर डिप्लॉइड लिखा रहता तो ठीक भी था, पर हैप्लॉइड थोड़ी ना करता है। चलो, इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। देखो अब यहाँ पे पता है यहाँ ये सेंटेंस क्यों दिया है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट सोचेंगे कि हाँ एलियन तो पैदा नहीं करना, मैम ने बोला इंसान ही करना है, मतलब माँ बाप जैसा रहेगा, हाँ सही है, चलो इसको मार्क करके आएंगे। गड़बड़ पता है कहाँ हुई, तुमने वर्ड आइडेंटिकल नहीं पढ़ा। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि वेरिएशन रहेगा, स्पीशीज मेंटेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आइडेंटिकल वर्ड ने गड़बड़ कर दी, इसलिए इसको वर्ड हटा दो। सिमिलर लिखते या फिर इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, ऐसा कुछ लिखा होता, वापस आइडेंटिकल वर्ड नहीं होना चाहिए था, सिमिलर बोल सकते थे, है ना, या फिर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, सेम जीन पूल, ऐसा कुछ लिखा होता तो ठीक भी था। ये आइडेंटिकल लिख के तो सब गड़बड़ 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 कर दिया। चलो, इट इनिशिएट्स क्लीवेज। अब देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन का से होगा क्या, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के बाद क्या होता है, एक सेल का, दो सेल का, 4 सेल, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज ही तो बोलते हैं, तो वही तो लिखा है, तो हाँ फिलहाल तो ये फिट हो रहा है। और आखिरी डी, बोथ बी एंड सी, तो बी गड़बड़ है, सी तो सही है, पर वापस हाफ करेक्ट या हाफ रॉन्ग इज फुल्ली रॉन्ग, तो डी ऑप्शन भी अपना कैंसल आउट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना सी। ठीक, चलो मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, क्या गड़बड़ लिखी थी, हैप्लॉइड वर्ड गड़बड़ लिखा था। इट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, वहां क्या गड़बड़ लिखा था, आइडेंटिकल वर्ड गड़बड़ लिखा हुआ था। एज इट कंबाइन कैरेक्टर्स ऑफ द टू पेरेंट्स, तो वही है ना। अब बोलोगे मैम पर इसके हिसाब से तो फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट तो लिखा ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। क्वेश्चन गलत नहीं है, वापस मैं बता दूं, एमसीक्यू बेसिकली ये चेक कर रहा है कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, तुम मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। देखो अपने पास 4 ऑप्शन है, उसमें से ये हैप्लॉइड लिख के या ऑप्शन कट गया, गलत, एकदम टोटली रॉन्ग है। आइडेंटिकल लिख के ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने लगा, तो गलत है। अब इनमें से बेस्ट ऑप्शन अपने पास सी बचा हुआ है। लॉजिकली देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, पर जाइगोट के बाद क्लीवेज स्टार्ट होता है। अब अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपन ने उसको सिलेक्ट किया है। हुआ क्लियर है, ये भी सही। हाँ, अगर इसकी जगह लिखा रहता कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो वो और करेक्ट था, भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब बोलोगे मैम अगर ये दोनों ऑप्शन लिखे रहते, सपोज करो डी की जगह पे लिखा रहता कि फॉर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और एक ऑप्शन रहता है इट इनिशिएट क्लीवेज, तो क्या चूज करते, उस केस में तुम चूज करते जाइगोट को। वही है ना कहानी, वही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करने वाली कहानी है। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी दिखेंगे तुमको कि ऐसा लगेगा कि ये तो पूरा आंसर ऑप्शन ही गड़बड़ गड़बड़ दी हुए,
गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन ठीक है, वो तुम्हारा लॉजिक चेक कर रहे हैं कि तुम कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर रहे हो। ठीक, बहुत बार ऐसा लगेगा कि मैम दोनों ऑप्शन सही है, वापस वो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, तुमको क्या चूज करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। याद रखो एमसीक्यू तो अभी फिलहाल मतलब पिछले कोविड के टाइम से इंट्रोड्यूस किया गया सीबीएसई में, एंट्रेंस एग्जाम तो पूरा ही एमसीक्यू है और वहां पे तो तुमको ऐसे ही ऑप्शंस फेस करने हैं, तो वहां भी हम क्या चूज करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट की ही कहानी चूज करते हैं। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमनस, ये तो एकदम सिंपल हो गया, एम्पुलरी जंक्शन, ये तो 10,000 बार हम बार बार बोल चुके हैं, तो देख लेते भैया। एंडोमेट्रियम नहीं, वहां तो इम्प्लांटेशन होता है। एम्पुलरी साइमस जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, बिल्कुल सही। सर्विक्स ऑफ यूट्रस नहीं, वहां से तो पार्चुरेशन में हेल्प होता है, हटाओ इसे। इनफंडिबुलम ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम तो पहला पार्ट है जिसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन रहता है, इसको फिमरी बोलते हैं, जो ओवम को कैच करने में, या ओवम ना बोल के ज्यादा करेक्ट है बोलना, सेकेंडरी oocyte को कैच करने में हेल्प करता है, तो ये भी गड़बड़। तो ये तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि एम्पुलरी स्टाइमिक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले केस पे, केस नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब पढ़ते तो है नहीं, 2 मिनट रुक जाओ क्योंकि डायग्राम है तो डायग्राम ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। बुक का ही डायग्राम दिया हुआ है, बस सिंपल तरीके से बनाया हुआ है। ठीक, सबसे पहले बाहर वाली लेयर क्या है, कोरोना रेडिएटा, तुम्हारी बुक में भी बनी है, मैच कर लेना। उसके बाद कौन सी आती है, वो वाली लेयर जिसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है ना, एक्रोजोम जिसपे एक्शन दिखाता है, तो क्या नाम है उसका, जोना पेल्यूसिडा। देख सकते हो वाई वाला, तो वाई होगा क्लियर, डब्ल्यू हो गया क्लियर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली लेयर को, यानी कि समवॉट एक्स को, क्या एक्स नहीं जेड को क्या बोलते हैं, प्री विटलाइन मेम्ब्रेन, और अंदर वाली तो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही चल रही है जो उन्होंने लेबल की हुई है। ये रही कोरोना सॉरी जोना पेल्यूसिडा डब्ल्यू वाई हुई, फिर जो ये वाली जो बाहर वाली लेयर अगर तुम देख सकते हो जो जेड है वो ही प्री विटलाइन मेम्ब्रेन, और एक्स हुई उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन, और अंदर तो ये ग्रैन्यूल्स रखे हुए हैं। ठीक है, हुआ क्लियर? अब पढ़ लेते क्या बोलना चाह रहा है। A mature ovum or female gamete is spherical in shape, हाँ ठीक है दिख रहा है, पता भी है हमको। The human ovum is almost free of yolk and is said to be elliptical, ठीक है भैया, आया समझ में। Human ovum loses its ability to be fertilized about 24 hours after ovulation, ovulation के 24 hours के बाद वो अपनी जो एबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की वो खो देता है। ठीक है, रेफर टू द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन देखो, दिया उन्होंने, ये इंफॉर्मेशन है, पूछेंगे भाई जो उनको पूछना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केस 8 का पहला क्वेश्चन। थिक सेलुलर लेयर फॉर्म्ड ऑफ रेडियल एलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल, मतलब सीधे सीधे ये थिक लेयर है जो रेडियली अरेंज्ड है, जो फॉलिकुलर सेल है उसका उस लेयर को क्या बोलते हैं, अरे कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, तभी तो रेडियली अरेंज्ड है, एक्चुअली रेडियली अरेंज है इसलिए उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक, सिंपल सा आंसर हुआ, डायरेक्ट आंसर कोरोना रेडिएटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इन ह्यूमन एट विच स्टेज डज ओवम गेट रिलीज फ्रॉम ओवरी। तो ओवम पूछ रहे कि कौन सी स्टेज पे रिलीज होता है, हमें पता है सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज पे रिलीज होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला। तो oogoनियम तो नहीं, वो तो सेल है, ओवम मदर सेल है, तो वो तो कहानी ही खत्म हो जाती है। वो तो बहुत, जब खुद फीमेल फीटल फॉर्म में रहती है अपनी मम्मी के वूम में, तब वो सारी कहानी हो रही थी, तो ये तो हटाओ। प्राइमरी oocyte ऑलरेडी सेल डिविजन हो चुका है उसका, और वो सेकेंडरी oocyte ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी बना चुकी है, और सेकेंडरी oocyte ही एक्चुअली रिलीज हो रहा है ना, तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte। चलो, इन ह्यूमन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एज सेकेंडरी oocyte। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ एन ओवम इज एनवेलप्ड बाय, वो पूछ रहे बताओ साइटोप्लाज्म है जो ओवम का, जो सेल वाला पोर्शन है, लिक्विड पार्ट है ओवम का, कोई भी साइटोप्लाज्म हो किसी भी सेल का, उसके बाहर क्या रहती है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बोलोगे मैम पर प्री विटलाइन मेम्ब्रेन भी तो होते, पहली बात यहाँ मेम्ब्रेन नहीं लिखा है, यहाँ स्पेस लिखा है। दूसरी बात, प्री विटलाइन मेम्ब्रेन एक्चुअली आउटर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं, तो ये तो गया।
तो अब बचा क्या, कोरोना रेडिएटा, ये तो सबसे बाहर वाली लेयर जो रेडियली अरेंज है। उसके बाद एक लेयर आती है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जिसमें एक्रोसोम अपना एक्शन दिखाता है। उसके बाद तो भैया सेल मेम्ब्रेन, सेल साइटोप्लाज्म के बाहर एक ही लेयर रहती है जिसको क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हुआ क्लियर? और उसके बाहर एक्चुअली है प्रीविटिलाइन मेम्ब्रेन और दोनों के बीच में प्रीविटिलाइन स्पेस। ठीक, हुआ क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो अभी हमने डिस्कस किया था, अब सिंपल से स्टार्ट करते हैं जो एकदम इजीली लोकेट हो सकता है, क्योंकि ताकि हम क्या लगा सके, डिडक्शन मेथड। ओके चलो देख लेते हैं वापस एक बार डायग्राम स्टडी कर लेते हैं कि W तो अपना फिक्स है कि क्या है भैया, वो कोरोना रेडिएटा ही है। चलो आंसर देखते हैं, तो W क्या होना चाहिए, कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा हटाओ, कोरोना रेडिएटा रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाओ, कोरोना रेडिएटा रखो। तो दो ऑप्शन तो अपने ऑलरेडी कैंसिल हो गए। अब Z उन्होंने दिया है कि जोना पेलुसिडा, दूसरे में भी जोना पेलुसिडा ही दिया हुआ है, जो दो ऑप्शन करेक्ट है। मतलब अपन को डिसाइड किस में करना है, सिर्फ V वाले में डिसाइड करना है कि V वाला कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रहेंगे कि साइटोप्लाज्म रहेंगे। ठीक है भैया, देख लेते V का लेबलिंग देखते हैं। तो वापस आ जाओ डायग्राम पे, तो V अगर तुम देख सकते हो तो यहाँ पे ऐसा लेबलिंग नहीं किया हुआ है, छोटे छोटे दानों पे लेबलिंग किया हुआ है, दाने या ग्रैन्यूल्स। तो करेक्ट आंसर है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो अपना आंसर मिल गया अपन को, जो है ऑप्शन बी। ठीक, चलो अब बाकी की लेबलिंग देख लेते हैं। तो अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे अंदर जो ऐसा सर्कल बना हुआ था, एक और बना देते हैं। जो ये रहा साइटोप्लाज्म, यहाँ न्यूक्लियस था और यहाँ पे क्या था, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स थे, तो उसको क्या बोला गया, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, W जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, ऐसे इस टाइप की लेयर थी जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद जोना पेलुसिडा, उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं, मतलब ये वाली लेयर हुई जोना पेलुसिडा, ये रेडिएटा। ठीक है, CR कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा। ठीक, और ये अपने हो गए ग्रैन्यूल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन दोनों के बीच में, फिर आती है प्रीविटिलाइन मेम्ब्रेन या स्पेस, और फिर अंदर है, सबसे अंदर ये वाली जो लेबलिंग है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक और चीज, तुम्हारी बुक में ग्रैन्यूल्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, रेडिएटा मेंशन है, पेलुसिडा मेंशन है, स्पेस मेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मेंशन नहीं है। तो बस जहां से ओवम स्टार्ट हो रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, चलो मूव करते हैं केस नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर केस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओवम, मतलब कौन सा इन चार में से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो 4 है, नॉट पूछा है, मतलब 3 होंगे, एक नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन ओवम हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, अरे ये तो है ही। अगला, ओनली वन ओवम फॉर्म्ड फ्रॉम वन oogoneum, हाँ बिल्कुल सही। अरे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का मेजर डिफरेंस यही है। एक स्पर्मेटोजेनेसिस का रिजल्ट होता है कि 4 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और वहीं एक oogenesis का रिजल्ट होता है कि एक ही ओवम फॉर्मेशन होता है। तो ये तो भैया कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूछा है नहीं है, हटाओ। इट लैक्स सेंट्रियोल, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूछा है नहीं है, हटाओ। इट इज वेरी अच्छा, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिख ही रहा था डायग्राम में, पूछा है नहीं है, हटाओ। इट हैज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ooप्लाज्म, तो ooप्लाज्म और कुछ नहीं, साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज नोन एज ooप्लाज्म। लेस अमाउंट नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ooप्लाज्म होता है, याद रखो। ह्यूमन का एग, ठीक है, ओवम क्या हुआ, एग ही हुआ ना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बुक में मेंशन नहीं है, चाहो तो कहीं लिख लो। ह्यूमन का एग है। देखो एक और टॉपिक है, अगर तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो तो टाइप्स ऑफ एग, बिल्कुल सही सुन रहे हो, टाइप्स ऑफ एग पढ़ना जरूरी है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के क्लीवेजेस पढ़ोगे, अलग अलग टाइप के एग्स पढ़ोगे। ये 2 टॉपिक्स है जो तुम अलग से करके जाओगे, बुक में, एनसीईआरटी बुक में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जो अच्छे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे सीयूईटी हो गया, फिर उसके बाद नीट हो गया, इन दोनों में इनके ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता है कि टाइप्स ऑफ एग, हर एनिमल में अलग अलग टाइप ऑफ एग है। अब बोलोगे मैम एग अलग अलग टाइप का, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द साइटोप्लाज्म और डिपेंडिंग ऑन द योक सैक का अमाउंट, उसके अकॉर्डिंग, अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के एग्स हैं। तो ये वाला टॉपिक लिख लो और पढ़ लेना। दूसरा, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, ये जो क्लीवेज बोल रहे हैं ना, जैसे एक सेल का 2 सेल बना, 2 सेल का 4 सेल बना, ये भी अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है। तो ये एक और टॉपिक है जो तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, टाइप्स ऑफ एग और टाइप्स ऑफ क्लीवेज, इतना पढ़ लेना याद से। ठीक है, अब तुम्हारी बुक में दिया नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो जो साइटोप्लाज्म है एग का, उसको ooप्लाज्म बोलते हैं। दूसरी चीज, जो ह्यूमन का एग है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म बहुत अमाउंट में रहता है और योक सैक एकदम छोटा सा एक कोने में रखा है। अब ये बोलोगे मैम ये हमको कैसे पता चलेगा,
ये है, ये तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारी बुक में जो एनसीईआरटी डायग्राम आखिरी वाला डायग्राम है ना, जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस दिखाई है, उसमें देखना एक लेबलिंग एकदम इतना सा योग सैक की लेबलिंग की हुई है। तो बस उन्होंने उतनी इंफॉर्मेशन दे दी, उन्होंने सोचा तुम लोग को पता चल जाएगा, पढ़ लोगे, ऐसे सोचा होगा, ठीक है। तो याद रखो, ह्यूमन का जो एग है उसमें योग सैक क्या रहता है, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, मतलब ना के बराबर ही होता है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करें एक एनिमल एग की, तो उसमें क्या रहता है, जैसे मुर्गी का अंडा, तो उसमें योक सैक भी अच्छा रहता है और साइटोप्लाज्म भी अच्छा रहता है, ठीक है। चलो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ओप्लाज्म, नहीं ये गड़बड़ है। अगर यहाँ लिखा रहता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योक सैक तो ये करेक्ट रहता, ठीक है। पूछा था नॉट, नॉट तो नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, तो यही अपना आंसर हुआ, ठीक। चलो, तो ओवम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड ओप्लाज्म, तो ये भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। मूव करते हैं केस नंबर 9 पे, चलो देख लेते हैं। तो अगर वापस आ गया डायग्राम, देखो बोला था जो डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़े टफ लगते हैं वो कहाँ जाते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। तो ये तो अपना एनसीईआरटी का ही प्यारा प्यारा डायग्राम है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, जिसकी लेबलिंग की नहीं गई है वो क्या है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दो सेल्स के बीच में मिलने वाला स्पेस में जो सेल्स मिलते हैं, जिसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, लिडिक सेल है, वो ये है, पर उन्होंने लेबलिंग नहीं की तो जान दो। अच्छा, उसी के सटके जो सेल्स लगे हुए हैं, जो कैसे है, डिप्लॉयड है नंबर में, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पर्म मदर सेल, जो 46 क्रोमोसोम है जिनमें अभी भी। तो ये क्या हुआ, मतलब जे वाली लेबलिंग क्या हुई अपनी, स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म मदर सेल, ठीक है। और कैसे है वो, डिप्लॉयड है नंबर में। अच्छा, उनका क्या होता है, वो माइटोसिस करते हैं, याद आया, बस साइज में बड़े हो जाएंगे, खा पी के मोटे हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और उनका नाम हम क्या बोल देंगे, चेंज। आज से तुम्हारा नाम क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो किससे शो किया गया है, एल से शो किया गया है, ठीक है। ये अभी भी कैसे चल रहा है, डिप्लॉयड ही चल रहा है नंबर में, 46 क्रोमोसोम ही है। एल वाले जो सेल्स है यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब इनका होगा क्या, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। ये क्या करेंगे, 46 का 23 बनाएंगे, अपन फिर से नाम चेंज कर देंगे, क्या बोलेंगे, एम, एम या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब उनमें और अगला सेल डिवीजन होगा, सेकेंड मियोसिस 2 होगा, और क्या बनाया जाएगा, स्पर्मेटिड, जो एन से शो किया गया है। फिर एन से ओ तक का सफर, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का सफर या स्पर्मेटिड से स्पर्म का सफर जो है, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, जिसमें क्या होता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है। तो याद रखो, ओ भी था हैप्लॉइड में, नंबर एन ही था, एन भी हैप्लॉइड है नंबर में, एम भी हैप्लॉइड है नंबर में, बट एल और जे डिप्लॉइड रहता है, क्योंकि जे होता है माइटोसिस, माइटोसिस करता है तो वापस डिप्लॉइड नंबर के ही सेल्स को पैदा करता है, जो है एल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बट एल अंडरगोज मियोसिस, जिसका रिजल्ट क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है, आधा हो जाता है नंबर, ठीक। अब बोलोगे मैम के भी तो लेबलिंग की हुई है, हाँ के है, अलग टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, देख सकते हो, जिनको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल, जो किसके इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, एफएसएच। कहां से निकला एफएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी से, किसके कहने पे निकला, हाइपोथैलेमस के कहने पे निकला, जिसने भेजा था मैसेज जीएनआरएच के फॉर्म में, याद आ गया, चलो बढ़िया, ठीक। अच्छा, तो क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, नर्सिंग करते हैं ना, ये पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। चलो ठीक हो गया, हमने तो भैया डायग्राम पूरा पढ़ लिया। अब देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल, याद करो ये तुम्हारी, अब ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहाँ वर्ड पढ़ा हुआ है, तुम्हारे बुक का जो दूसरा डायग्राम है वहां पे उन्होंने टेस्टिस बनाई है और उसका ऐसे एक्सटेंशन दिखाया कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल फॉलोड बाय रेटी टेस्टिस, याद आया, वही वहां से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ले ली। चलो देखते हैं। ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल ऑफ टेस्टिस कंटेन 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद करो मैंने बताया था बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जोड़ो तो क्या बनेगा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, रेटी टेस्टिस, क्योंकि अब पाथवे बन रहा है ना। रेटी टेस्टिस को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वसा एफरेंशिया। वसा एफरेंशिया के बाद जो एक ऐसी एसेसरी डक्ट जो एकदम हाईली कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड रहेगी, जहां पे हम बोल सकते हैं मैच्योरेशन हो रहा है, वहां थोड़ा वेट भी हो रहा है। किसका वेट हो रहा है, किसी का वेट नहीं हो रहा है, स्पर्म वेट कर रहा है मैच्योर होने के लिए, ठीक है। जो हाईली कॉइल्ड है, जो ऐसे टेस्टिस से निकल के फिर ऊपर जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस। फिर ऊपर जाके जैसे ऊपर जाने लगे उसका नाम चेंज कर दिया हमने, बोला वास्ट डिफरेंस नाम रखते हैं आज से तुम्हारा। याद करो 4 एसेसरी डक्ट्स होती हैं, उसमें से एक के बारे में बात की जा रही है। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ तो बात ही नहीं की जा रही है, अपन ने तो एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिया। वापस आ
जाते हैं। तो क्या बोला है उन्होंने कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जब 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इकट्ठा होती है तो उसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। वॉल ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज formed of single layered germinal epithelium। ये हुई germinal epithelium। अच्छा, पर germinal epithelium माइटोसिस डिवाइड करता है और स्पर्मेटोगोनियम को स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म करता है, ये भी एक चीज है। तो यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इसके बाहर फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलना सही नहीं है, इसके बाहर आएगा इंटरस्टिशियल सेल। हुआ क्लियर? ठीक है, सेम ऊगोनियम में भी होता है। ऊगोनियम पहले जर्मिनल एपिथेलियम रहती है, वो डिवाइड करती है और क्या फॉर्म करती है, ऊगोनियम या ओवम मदर सेल को। ठीक, जो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में तो मेंशन किया नहीं है, लेबल भी नहीं किया है, जान दो। आगे पढ़ते हैं। ओके, majority of cell in this epithelium are cuboidal cell called male germ cell. Study the transversation of part of seminiferous tubule and answer the following question. ठीक है, पढ़ तो लिया हमने, पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम में डिस्कस भी कर लिया कि कौन सी चीज क्या है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन केस 9 का। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के? पहले तो के देखो भैया, के क्या है? के अरे तो सर्टोली सेल्स है, नर्व सेल्स है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। चलो देख लेते हैं। के स्पर्मेटोगोनियम नहीं, यही आधा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। स्पर्मेटोगोनियम नहीं, सर्टोली सेल्स लिखा होना चाहिए। के सर्टोली सेल, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटिड, बिल्कुल सही। के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं। अच्छा, के स्पर्मेटिड नहीं, सब गलत गलत गलत, सिर्फ एक सही है, वो है बी। कि क्या है? सर्टोली सेल, नर्व सेल, जिनका काम का है क्या काम क्या है? नाम नहीं, नाम तो सर्टोली है, काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। तो डायग्राम में देख लो भैया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ है? जिसका साइज स्पर्मेटोगोनियम से बड़ा रहेगा, क्योंकि याद करो स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, खा पी के सेल वो बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम बड़ा हो जाता है और बन जाता है एल, और एल ही कुछ और नहीं बल्कि क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हुआ क्लियर? चलो, तो उन्होंने वापस अब यहाँ सारी लेबलिंग डिस्कस कर ली। हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पर्मेटोगोनियम है जो स्पर्म मदर से जो सबसे नीचे बनी थी, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक कोने में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर था स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, और बीच में क्या था? न्यूट्रिटिव सेल या सर्टोली सेल्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग हैव 46 क्रोमोसोम? मतलब जो लेबल किए गए थे उनमें से कितने सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम है? तो देखा जाए तो 2 ही सेल्स के पास है। अगर हम मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस में देखें, नर्व सेल को मत काउंट करना, उसका तो सपोर्टिव रोल में है ना। चलो, तो कितने सेल है? 2 ही है। कौन कौन से? एक तो पहले स्पर्मेटोगोनियम हो गई, स्पर्म मदर सेल जो 2n है, उसने वापस माइटोसिस किया, वापस नहीं, उसने माइटोसिस किया, इक्वेटोरियल डिवीजन किया और वापस 2n को ही पैदा किया, जिसका नाम क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो 2 ही तो सेल है जिसके पास 46 है। उसके बाद 3 सेल्स आएंगी, वो तीनों की तीनों क्या है? हैप्लॉइड, n, यानी कि 23 कौन कौन सी है उसमें? जल्दी बताओ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। पर पूछा क्या है यहाँ पे कि बताओ कितने में 46 है? तो 2 ही है, एक हुई तुम्हारी स्पर्मेटोगोनियम और दूसरी हो गई तुम्हारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, चलो देख लेते हैं आंसर। स्पर्मेटोगोनियम एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर डिप्लॉयड, दैट इज 46 क्रोमोसोम। हुआ क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट एन ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइड डिफरेंट लेबल। अरे ये तो अपन ने अब भी किया थोड़ी देर पहले, कि अब फिर भी देख ही लेते हैं, है ना। चलो, कहाँ गया डायग्राम? देखो, ये अभी डिस्कस किया था, वही पूरा है। तो अब इसमें से मैच करके देख लो कि के क्या होना चाहिए? सर्टोली सेल, और जे क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ भी अब तुम अपना डिडक्शन मेथड लगा सकते हो कि जे होना चाहिए स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ स्पर्मेटोगोनियम लिखा है, यहाँ स्पर्मेटोगोनियम लिखा है, तो ऑप्शन ए और सी हट गए। देखो ये फायदा रहता है, जैसे तुमने केस देखा, तुमने डायग्राम देखा, तुमने वेट नहीं किया क्वेश्चन का, तुमने खुद सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब तुम्हारा यहाँ टाइम बच जाएगा। और उसके बाद के क्या था? सर्टोली सेल। अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन देखते हैं, यहाँ सर्टोली सेल है, करेक्ट है, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हट गया, तो अपना आंसर आ गया क्या? बी। हुआ क्लियर इतना? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच हार्मोन इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी? प्यूबर्टी वाले स्टेज पे कौन सा हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है? तब बोलोगे मैम एफएसएच है। एफएसएच तो है, पर एफएसएच किसके कहने पे निकला? तो बोलोगे मैम पिट्यूटरी ने निकाला। पिट्यूटरी तो निकाला, एंटीरियर पिट्यूटरी निकाला, पर किसके कहने पे निकाला? बोलोगे मैम हाइपोथैलेमस के। पर हाइपोथैलेमस से वो मैसेज कौन लेके आया? जीएनआरए। देखो वर्ड पर, अब बोलोगे मैम हम कैसे डिसाइड करें कि एफएसएच को बोलना है कि जीएनआरएच बोलना है? देखो उन्होंने वर्ड यूज किया है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में पहली बार कौन सा इंस्ट्रक्शन आया? ब्रेन ने बोला, हाइपोथैलेमस ने, अरे
एज हो गई है ना, 14-15 टच हो रहा है, अब क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करना पड़ेगा। प्यूबर्टी, वर्ड प्यूबर्टी लिखा है इसलिए ये कहानी आई है। नॉर्मल अगर सिर्फ इतना लिखा रहता ना, स्पर्मेटोजेनेसिस आधा इतना लिखा रहता, तो हम बोलते हैं एफएसएच, पर उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया कि प्यूबर्टी में जहां पहली बार कहानी शुरू होती है, शुरुआत किसने करवाई, तो शुरुआत किसने करवाई, जिसने पहली बार इंस्ट्रक्शन भेजा। पहली बार इंस्ट्रक्शन किसने भेजा, हाइपोथैलेमस ने। किस फॉर्म में भेजा, जीएनआरएच। हुआ क्लियर। इसीलिए अब देखो ये वैसा क्वेश्चन है जो तुम बोलोगे मैम इसका आंसर एफएसएच भी हो सकता है, जीएनआरएच भी हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ड उन्होंने प्यूबर्टी यूज कर लिया, इसलिए जीएनआरएच हुआ। ठीक है, चल। Spermatogenesis start at puberty due to significant increase in the secretion of GnRH. हुआ क्लियर इतना। चलो मूव करते हैं अपना आखिरी केस आज के लेक्चर का, दैट इज केस नंबर 10। देखो क्या बोल रहा है केस, क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट एंड फॉर्म ब्लास्टुला। बिल्कुल सही, हम पढ़ चुके हैं कि क्लीवेज क्या है, माइटोटिक डिवीजन होता है। क्यों माइटोटिक आ रहे हैं भैया, आप रिडक्शन नहीं करना है, नंबर मेंटेन करना है, 2n का 2n ही रखना है, वापस एलियन नहीं करना है ना। इन केस अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया तो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। ठीक, The 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। बिल्कुल सही कहानी। जैसे ही 16 पे कहानी पहुंचती है, 8 to 16 वाली स्टेज, नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। शायद वही लिखा हो, देख लेते हैं। एम्ब्रियो विद 64 ब्लास्टोमियर इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट एंड हैज ब्लास्टोसील कैविटी। अच्छा, उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट 8 से 16 वाली स्टेज को क्या बोलते हैं हम, मोरूला बोलते हैं, बुक में मेंशन्ड है। उसके बाद जैसे ही सेल कहां पे चले जाते हैं, 64 स्टेज में चले जाते हैं, नाम चेंज, फिर से नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला, ये भी बोलते हैं ना, ब्लास्टोसिस्ट बोलो या ब्लास्टूला बोलो। अच्छा, ब्लास्टूला का स्ट्रक्चर कैसा है, जल्दी याद करो, अपना आगे नहीं पढ़ रहे। बाहर वाली लेयर रहती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, अंदर एक कैविटी बनती है, पर एक छोटे से जगह पे बहुत सारे सेल डिवाइड करने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। याद आया कुछ, चलो ठीक है। जिसमें से ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन करवाता है एंडोमेट्रियम लेयर पे, याद आया, ठीक। चलो, तो ब्लास्टोसिस्ट भी याद आ गया, ब्लास्टोसील कैविटी भी याद आ गई। ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्प्लांटेड इन यूट्राइन वॉल एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही, सब याद कर लिया। ठीक है, याद करो, ब्लास्टोसिस्ट की जो अंदर इनर सेल मास है वो फर्दर डिवाइड करेगा और 3 जर्मिनल एपिथेलियम का फॉर्मेशन होगा। क्यों, हम कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इसका भी फॉर्मेशन करता है। याद आया सब, ठीक है। और वही जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा और प्लासेंटा के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सॉलिड मास ऑफ सेल विद 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड, अभी हमने बोला 18 से 16 वाली स्टेज का नाम क्या रहता है, मोरूला। आंसर हुआ क्लियर। जाइगोट तो नहीं है ना, बट ऑब्वियस नहीं, वो तो एक सेल है। ब्लास्टूला नहीं, वो तो ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टूला बोलते हैं, तो ये भी नहीं और गैस्ट्रूला भी नहीं। चलो, तो एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर ऑफ सॉलिड मास ऑफ सेल इज नोन एज मोरूला। उसके बाद ही थोड़ी हॉलो कैविटी बनने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। क्योंकि अब जो स्टेज आ गई 64 वाली सेल स्टेज में, जहां पे कैविटी भी आई, तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला बोलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ट्रोफोएक्टोडर्म्स डेवलप। जल्दी बताओ, ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर का नाम कहां सुना था, तो बोलोगे मैम वो तो हमने ब्लास्टोसिस्ट में सुना था। तो ब्लास्टोसिस्ट का दूसरा नाम क्या है, ब्लास्टूला। हुआ क्लियर। चलो देख लेते हैं आंसर। एम्ब्रियो विद 64 सेल इज कॉल्ड ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट एंड हैज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट इज कंपोज्ड ऑफ एन आउटर एनवेलप ऑफ सेल कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, वही इनर सेल मास डिवाइड होगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज, अरे इम्प्लांटेशन का होता है एंडोमेट्रियम लेयर पे, किसकी, यूट्रस की। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, बिल्कुल सही, सीधा सीधा आंसर है। फिर उसके बाद यूट्राइन फंडस नहीं, वो तो ऐसे बल्ज पार्ट है ऊपर वाला, नहीं। सर्विक्स नहीं, वो तो एकदम एंड पार्ट है, पूरा खत्म ही होता है यूट्रस वहां पे। इनफंडिबुलम ऑफ ओविडक्ट नहीं, वो तो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, कहां होता है, यूट्रस में। ठीक है, वो भी कहां पे, एंडोमेट्रियम लेयर पे। मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल। द पोर्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट वेयर द इनर सेल मास इज लोकेटेड लाइज अगेंस्ट द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। हुआ क्लियर इतना। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज, देखो मैंने बोला था सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी भी प्रोसेस का सीक्वेंस हो, स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस हो, oogenesis का सीक्वेंस हो या एम्ब्रियोजेनेसिस का सीक्वेंस हो, सीक्वेंस की अलग ही वैल्यू है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 2 में हम माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन या मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, वापस सीक्वेंस क्या है, इंपॉर्टेंट। तो कहानी कहां से स्टार्ट होती है भैया, जाइगोट से ही शुरू होती है। तो अपने दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। जाइगोट के बाद क्या बनता है, सबसे पहले उन्होंने मेन दे दिया, तो अपना क्या बनता है, मोरुला बनता है। मोरुला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है गैस्ट्रूला। तो चाहो तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो अपने बुक में लिख लो कि जाइगोट बनता है 2n, फिर उसने क्लीवेज किया 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल, 8 to 16, और ये सारे सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर बोल रहे हैं। 8 to 16 सेल वाली जैसे ही स्टेज आई, नाम चेंज, बन गया मोरुला। फिर और डिवाइड करते करते अगला स्टेज आया 64 सेल वाला, नाम चेंज, नाम बन गया ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया और डिविजन करने लगा, 3 लेयर का फॉर्मेशन होने लगा, नाम चेंज, गैस्ट्रूला। हुआ क्लियर इतना? चलो आखिरी क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन। साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद इनर सेल मास इज कॉल्ड एनिमल पोल। हाँ बिल्कुल सही, इनर सेल मास जहां पे होता है, जहां डिवाइड करते रहते हैं, उसको एनिमल पोल बोला जाता है। रीजन उन्होंने बोला है इनर सेल मास गिव राइज टू एम्ब्रियो, ये भी ठीक है, पर वापस उन्होंने पूछा कि बताओ कि उसको एनिमल पोल क्यों बोलते, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, डिविजन हो रहा है, इसलिए उसको एनिमल पोल बोलते हैं। ये लिखा हुआ होना चाहिए था। उन्होंने बोला कि इनर सेल मास एम्ब्रियो फॉर्म है, इनर सेल मास तो एम्ब्रियो फॉर्म ही कर रहा है, पर दूसरा एक जो पोल है उसका अलग नाम है, और जहां पे मेन डिवीजन हो रहा है उसका नाम एनिमल पोल है। ऐसा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए था। तो आंसर क्या हुआ, बी। क्यों? क्योंकि ये तो सही है, ये भी सही है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसी के साथ आज का लेक्चर जो केस स्टडी बेस्ड है, जिसमें पार्ट 2 होता है खत्म। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ग्रेड 12 बायोलॉजी का। इसी के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है हमारा सारा डिस्कशन, जितना भी डिस्कशन था, डायग्राम बेस्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी के 2 पार्ट्स होते हैं खत्म। तो इन केस तुम्हारा कुछ भी कोई टॉपिक छूट गया है, कोई एक्सप्लेनेशन छूट गया है, तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे और वापस सारी चीजें देखनी शुरू करेंगे, याद करनी शुरू करेंगे, रिवाइज करना शुरू करेंगे, क्योंकि रिवीजन है इंपॉर्टेंट। और रिवीजन कहां करना है? मैग्नेट ब्रेन्स के साथ करना है। कहां कहां कर सकते हैं? 3 तरीके हैं मैग्नेट ब्रेन्स को एक्सेस करने के। सबसे पहला है यूट्यूब का चैनल, दूसरा है वेबसाइट www.magnetbrains.com। जैसे एंटर दबाओगे जो फर्स्ट लिंक ओपन होगी बस उसी को क्लिक करना है, हर चीज एकदम बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज दिखेगी। और तीसरा है ऐप। तो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या देता है, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देता है। ये याद रखना है, हम बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करते कि 2 चैप्टर देंगे फिर उसके बाद दिखाएंगे फ्री में, फिर बोलेंगे चलो अब क्या करो, बाय करो या कूपन कोड लगाओ। नहीं, ऐसी कोई बकवास नहीं, पूरा का पूरा 110% फ्री। ठीक, 110% नहीं, 100% फ्री। वैसे तो 110 भी बोल दो तो भी गलत नहीं, पूरा का पूरा 100% फ्री। और साथ में वो प्रिपरेशन कराता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का सीबीएसई, साथ में सीबीएसई बोर्ड का, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी, यूपी बिहार बोर्ड का भी। साथ में बहुत सारी एग्जाम्स होती है, जैसे ओलंपियाड्स हो गए, एनटीएससी की तैयारी करवाता है जो तुम स्कूल लाइफ में देते हो। फिर स्कूल खत्म होते होते 12th में तुम एंट्रेंस एग्जाम देते हो ग्रेजुएशन करने के लिए, जैसे सीयूईटी, आईआईटी और नीट। उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद तुम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, एडमिन पोस्ट के लिए बहुत सारे एग्जाम्स देते हो, जैसे हो गई तुम्हारे बैंकिंग के एग्जाम, आरआरबी, एसएससी और यूपीएससी। इन सब की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कौन कराता है? मैग्नेट ब्रेन्स चैनल। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, तो वहां भी तुम जुड़ सकते हो। क्या लेटेस्ट अपडेट हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा नया कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, इन सब की जानकारी भी तुमको वहां भी मिलेगी। बाकी चैनल्स पे तो मिल ही रही है, बाकी मतलब जो प्लेटफॉर्म्स है वहां तो मिल ही रही है। तो इन चैनल पे भी, इन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो बने रहना है मेरे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में कोई नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहो, पढ़ते रहो, बने रहो मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।